आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। केंद्रीय कैबिनेट ने पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे से दूर रखने के लिए आरटीआई कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी है। आरटीआई के दायरे में आने के खिलाफ राजनीतिक दलों की लामबंदी काम आई और आज कैबिनेट ने कानून में संशोधन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाया गया था। आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने पिछले महीने कहा था कि 6 राष्ट्रीय दलों कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीएसपी और एनसीपी को केंद्र सरकार की ओर से परोक्ष तौर पर काफी आर्थिक मदद मिलती है, इसलिए उन्हें जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए क्योंकि आरटीआई कानून के तहत उनका ढांचा सार्वजनिक इकाई का है। सीआईसी ने इन राजनीतिक दलों को जन सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी की नियुक्ति के लिए 6 सप्ताह का समय दिया था। सीआईसी के इस फैसले पर राजनीतिक दलों खासतौर पर कांग्रेस में कड़ी प्रतिक्रिया हुई थी। आरटीआई कानून लाने वाली कांग्रेस ने ही सीआईसी के इस फैसले का विरोध किया था। 6 राजनीतिक दलों में से केवल सीपीआई ने सीआईसी के आदेश का समय पर पालन किया और एक आरटीआई सवाल का जवाब भी दिया। एक तरफ तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां पारदर्शिता की वकालत करती हैं, वहीं दूसरी ओर आरटीआई के दायरे में आने पर जिस प्रकार से उन्होंने विरोध किया और अब इससे बाहर रहने के लिए आरटीआई कानून में संशोधन कर दिया गया, कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियों की मंशा सवालों के घेरे में है। कैबिनेट की बैठक में आज रेल किराए को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने आज रेल किराया अथॉरिटी बनाने का ऐलान कर दिया है। कैबिनेट की मीटिंग में रेल किराए को लेकर अथॉरिटी बनाने की मांग को हरी झंडी दे दी गई है। फैसले के मुताबिक अब रेल किराया अथॉरिटी का गठन किया जाएगा। साल में 2 बार रेल किराया अथॉरिटी रेल किरायों पर की समीक्षा करेगी और रेल किराया तय करेगी। मतलब साफ है कि अब हर 6 महीने में सरकार रेल किराए को बाजार के आधार पर तय कर सकेगी, ठीक वैसे ही जैसे बाजार के मद्देनजर तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करती हैं। अभी तक रेल किराए का फैसला हर साल फरवरी में आने वाले रेल बजट में तय किया जाता था, लेकिन इस फैसले के बाद अब हर 6 महीने बाद रेल किराया बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। सुचारू रूप से संसद के मानसून सत्र को चलाने को लेकर सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक में सभी दलों की चिंता सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर थी जिसमें सजा याफ्ता जनप्रतिनिधि की सदस्यता फौरन खत्म होने की बात कही गई है। बैठक में सभी दल सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लेकर लामबंद नजर आए। सभी दल संसद के अधिकार क्षेत्र में कोर्ट की दखलंदाजी से नाराज नजर आए। दरअसल पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वैसे सांसद या एमएलए जिन्हें सजा सुनाई जाएगी उनकी सदस्यता बगैर किसी मोहलत दिए फौरन रद्द हो जाएगी। कोर्ट से फैसले पर माननीयों को भारी आपत्ति है और माना जा रहा है कि मानसून सत्र में कोर्ट के इस फैसले को पलटने के लिए संसद कोई कानून पास कर सकती है। इसमें अभी विचार करेंगे, आपस में सरकार बैठ के इस पर विचार करेगी, पर सब राजनीतिक दलों जो 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उस पर बहुत चिंता व्यक्त करी है। सभी दल मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संसद के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी हुई है। कुछ जजमेंट्स आए हैं इस अंतराल में, खास तौर पर एक जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान भी आप पुलिस कस्टडी में 1 दिन के लिए भी हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो फैसले हैं उनके एक पुनरीक्षण होना चाहिए। सरकार इस मानसून सत्र में लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा कानून, भूमि अधिग्रहण जैसे महत्वपूर्ण बिल पास कराना चाहती है और इसलिए सरकार विपक्ष की बेरुखी का खतरा मोल लेना नहीं चाहती। मोदी को लेकर रोज नए बयान देकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ाने वाले नेताओं के मुंह पर राहुल गांधी ने जड़ दिया है ताला। अब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर बोलने के लिए प्रवक्ताओं की खास फेहरिस्त तैयार कर दी है। मोदी कांग्रेस के लिए किस कदर सिरदर्द बनते जा रहे हैं, इसकी छोटी सी झलक आज राहुल गांधी के फैसले में साफ देखी जा सकती है। राहुल गांधी मीडिया में मोदी को लेकर हो रही रोज की चर्चा में कांग्रेसियों की बेवजह बयानबाजी से काफी आजिज हैं। लिहाजा राहुल गांधी ने आज मोदी को लेकर कांग्रेसी नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक मोदी पर बयान देने के लिए कुछ खास लोगों को कमान सौंपी गई है। इन लोगों पर भी नकेल कसने के लिए दीपक अमीन और एसपी रमनी नाम के 2 मीडिया कोऑर्डिनेटर्स को जिम्मेदारी दी गई है। राहुल गांधी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब टीवी चैनलों पर बहस पर जाने से पहले इन दोनों कोऑर्डिनेटरों से इजाजत लेनी होगी। साथ ही ये भी बताना होगा कि वो मोदी पर कांग्रेस की तरफ से क्या पक्ष रखने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्हें मोदी पर बोलने के लिए कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे। राहुल गांधी की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया है कि जो नेता बिना मीडिया कोऑर्डिनेटर को बताए टीवी पर बहस में हिस्सा लेंगे उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और जवाब से संतुष्टि नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। मोदी को चुनौती मानने से कांग्रेस हमेशा इनकार करती रही है, लेकिन जिस तरह से मोदी के नाम पर कांग्रेस ने एक अनौपचारिक सेल बनाया है उससे तो यही लगता है कि मोदी अब कांग्रेस को टेंशन देने लगे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता यशवंत सिन्हा ने आज मारी है नरेंद्र मोदी के नाम पर सियासी पलटी। यशवंत सिन्हा ने डंके की चोट पर कहा है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे।
आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी के नाम पर नमोनिया न होने की बात करने वाले यशवंत सिन्हा अब खुलकर नरेंद्र मोदी के समर्थन में आए हैं। यशवंत सिन्हा ने आज नरेंद्र मोदी के बीजेपी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को हवा देते हुए दावा किया कि अगले पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। मतलब सर दबी जुबान से ये स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अगले पीएम होंगे भाजपा के? दबी जुबान से नहीं, डंके की चोट पर कह रहे हैं। आज मैं आपके सामने डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इस देश के अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे। कुछ दिन पहले तक मोदी के नाम से परहेज करने वाले यशवंत अब खुलकर मोदी के नाम की माला जपने लगे हैं। यशवंत सिन्हा के ताजा बयान पर कांग्रेस और जेडीयू ने भी पलटवार किया है। ये सब तो ख्याली पुलाव है, लोग पकाते रहते हैं। तो पुलाव पकाने की तो हर एक को जो है छूट है, तो ख्याली पुलाव पकाते रहे। जब चुनाव होगा, जनता देखेगी, जब वो निर्णय आएगा तब देखने की बात है। हम लोग सबसे मुकाबले के लिए तैयार, कोई भी आ जाए। बयान का कोई तुक नहीं है। यशवंत सिन्हा या कोई भी ये नहीं तय कर सकता है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश का प्रधानमंत्री 2014 में लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के नतीजे से तय होगा। बीजेपी में नरेंद्र मोदी के पक्ष में बन रहे लगातार माहौल के बाद आडवाणी खेमे के यशवंत सिन्हा को भी ये बात समझ में आ गई है कि अब अगर बीजेपी में रहना है तो मोदी मोदी ही कहना होगा। दिल्ली में आज बीजेपी और आरएसएस के शीर्ष नेताओं की बैठक रही, लेकिन पार्टी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी में बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी समेत उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में दिल्ली के बसंत विहार में बीजेपी और आरएसएस के सीनियर नेताओं के बीच अहम बैठक हुई, लेकिन बैठक से ठीक पहले आडवाणी तमिलनाडु के लिए रवाना हो गए। वो वहाँ बीजेपी कार्यकर्ता के शोक सभा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। सवाल ये कि क्या आडवाणी नाराज हैं? इस बारे में पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। हमारे आदरणीय आडवाणी जी और जोशी जी का प्रश्न है, यह पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, उनको भी सूचना थी इस बैठक में आना था, लेकिन हमसे बातचीत हुई। मैंने कहा कि नहीं, दोनों कार्यक्रम आवश्यक हैं, उन कार्यक्रमों में आप लोगों को जाना ही जाना है, इसलिए उस कार्यक्रम में वो लोग गए हैं। सूत्रों की माने तो आडवाणी आरएसएस के एक नेता से खासे नाराज है। बैठक में उस नेता की मौजूदगी की वजह से ही आडवाणी ने अपना अलग कार्यक्रम बना लिया था। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आडवाणी मान भले ही गए हों, लेकिन वो मोदी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर अब भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी को आरएसएस के टॉप नेताओं का पूरा समर्थन हासिल है। कहा जा रहा है कि पार्टी की मंशा इस साल के अंत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में मोदी की लोकप्रियता को भुनाना है। आज बीजेपी आरएसएस की बैठक इस लिहाज से अहम थी क्योंकि पार्टी को लेकर कई बड़े फैसले किए गए, लेकिन पार्टी के भीष्म पितामह कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी की गैर मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है। यूपी में आईएएस दुर्गा शक्ति का निलंबन अखिलेश सरकार के लिए नाक का सवाल बन गया है। आज सीएम अखिलेश ने साफ किया कि दुर्गा शक्ति का निलंबन वापस नहीं लिया जाएगा। अक्सर मुस्कुराने वाले यूपी के सीएम अखिलेश यादव के चेहरे की मुस्कुराहट इन दिनों गायब हो गई है। सीएम अखिलेश ने आज कहा है कि दुर्गा शक्ति नागपाल के निलंबन का फैसला सही है। अखिलेश ने कहा कि जिस अधिकारी की कार्रवाई से माहौल खराब होगा उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा के खिलाफ कार्रवाई लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर हुई। कोई माइनिंग का मामला नहीं था जिसकी वजह से कार्रवाई हुई थी। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के साथ साथ जितनी जिम्मेदारी अधिकारियों को होनी चाहिए, अगर कहीं किसी तरह का सद्भावना या आपस में भाईचारा के खिलाफ या वातावरण को खराब करने का कोई प्रयास करेगा या किसी के काम से वातावरण खराब होता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। अखिलेश के इस बयान के बाद ये सवाल खड़ा हो गया है कि जब नोएडा के डीएम की रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति को क्लीन चिट दे दी गई है तो अखिलेश सरकार दुर्गा शक्ति के निलंबन पर क्यों अड़ी हुई है? विपक्ष भी दुर्गा शक्ति के पक्ष में लामबंद हो गया है। दुर्गा शक्ति नागपाल को जबरदस्ती जो माफिया है नोएडा के अंदर, खास तौर से जो सैंड माफिया है, उन लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सांठगांठ करके फंसाने की कोशिश की। दुर्गा नागपाल का निलंबन हुआ और उस निलंबन का आधार ही निराधार है, और ये बात अगर सही है तो देखिए कितनी बड़ा मजाक है ये सरकार, कितनी बड़ी लापरवाही है। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल का निलंबन अखिलेश सरकार के लिए गले की फांस बन गया है।
अखिलेश सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस मुसीबत से कैसे निपटे। निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति के मसले पर यूपी आईएएस एसोसिएशन ने आज यूपीटी मिनिस्टर नारायणसामी से मुलाकात की। आईएएस एसोसिएशन ने नारायणसामी से मिलकर आईएएस दुर्गा का निलंबन वापस लेने की मांग की। सेंट्रल आईएएस एसोसिएशन के संजय भूसरेड्डी ने बताया कि कार्मिक मंत्री नारायणसामी ने उनको उचित कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिया है। उन्होंने गंभीरता से मामले को लेते हुए कहा है कि इसमें जो भी कानून संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर मामला नहीं सुलझा तो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे। एसोसिएशन से मुलाकात के बाद नारायणसामी ने कहा कि वो यूपी सरकार की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। रिविजन या मेमोरियल फाइल किया जाता है तो उस पर विचार करके मेरिट पे केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है जो अंतिम होगा। ऑफिसर दुर्गा नागपाल, वी आर वेटिंग फॉर द रिप्लाई फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ऑन दैट। नारायणसामी ने अफसरों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है, जबकि आईएएस एसोसिएशन ने कहा है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो अदालत भी जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में डीएम की रिपोर्ट ने अखिलेश सरकार को झूठा करार दिया है। डीएम की रिपोर्ट में दुर्गा शक्ति नागपाल को क्लीन चिट दी गई है। ग्रेटर नोएडा की एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की लड़ाई अब सरकार वर्सेस प्रशासन हो गई है। नोएडा के डीएम ने आज दुर्गा शक्ति पर जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ कहा गया है कि दुर्गा शक्ति ने ग्रेटर नोएडा में अवैध मस्जिद की दीवार नहीं गिराई, ये दीवार खुद गांव वालों ने गिराई है। ग्रेटर नोएडा की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की खबर के बाद नागपाल नोएडा के कदालपुर गांव पहुंची थी और बातचीत के जरिए ही मसले को सुलझा लिया गया था। गांव वालों को 2 विकल्प दिए गए थे। पहला, वो इस निर्माण के लिए सरकार से इजाजत लें। दूसरा, या फिर विवादित ढांचे को खुद गिरा दें। डीएम की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि गांव वालों ने दूसरे विकल्प को माना और खुद ही ढांचे को गिरा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक दीवार गिराए जाने के बावजूद वहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव का खतरा नहीं था। डीएम की इस रिपोर्ट के बाद यूपी की अखिलेश सरकार सवालों के घेरे में है। ईमानदार अफसरों के साथ जो भ्रष्टाचार या माइनिंग में गड़बड़ी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदार लोगों को, लोकतंत्र में यकीन रखने वालों को, संविधान में यकीन रखने वालों को काम नहीं करने देना चाहिए। आईएएस अफसर दुर्गा ने ना ही कोई दीवार गिराने का आदेश दिया और ना ही कोई तनाव फैला। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रेत माफियाओं के दबाव में अखिलेश सरकार ने दुर्गा शक्ति नागपाल को निलंबित किया? गोंडा के पूर्व डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड में सीबीआई ने यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को क्लीन चिट दे दी है। क्लीन चिट को अखिलेश सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सीबीआई से क्लीन चिट मिलने के बाद आज यूपी के पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर जीत की खुशी साफ देखी जा सकती थी। राजा भैया ने कहा कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी से क्लीन चिट मिलने के बाद अब साफ हो गया है कि उन्हें फंसाने की साजिश की गई। हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है कि जो आरोप लगे आज उनसे बेदाग बरी होकर के आपके सामने हूँ। सीईओ की पत्नी परवीन आजाद की एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में राजा भैया, उनके प्रतिनिधि हरिओम शंकर श्रीवास्तव, गुलशन यादव, गुड्डू सिंह, रोहित सिंह को भी क्लीन चिट दी है। खबर के मुताबिक सीओ मर्डर केस में सीबीआई को राजा भैया समेत 4 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। राजा भैया को क्लीन चिट मिलने के बाद उनके समर्थन में लखनऊ में पोस्टर भी लगा दिया गया। राजा भैया ने कहा कि सरकार के कुछ लोगों ने ही उनके खिलाफ साजिश रची थी। हालांकि किसी का भी नाम वो खुल कर लेने से बचते रहे। अपने बयानों से बीजेपी को टेंशन देने वाले बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के लोग टेंशन दे रहे हैं। सांसद महोदय को ढूंढने के लिए गली गली उनके पोस्टर लगाए गए हैं। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के राजीव नगर इलाके में आज लोगों ने इस तरह के पोस्टर लगाए। पोस्टर में पटना साहिब से सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को लापता बताया गया। पोस्टर लगाने वालों का दावा है कि शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब में 2 ही बार दिखाई दिए हैं। एक तो तब जब चुनाव आते हैं, दूसरे जब उनकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म का प्रमोशन होता है। लोगों की नाराजगी की एक वजह यह भी है कि पिछले 5 सालों में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए सांसद निधि से कोई भी विकास का काम नहीं किया है। बारिश के समय जगह जगह पानी भरा हुआ है और सड़कों का बुरा हाल है। यहाँ ऐसा नहीं है जिसमें कि पानी नहीं लगे, कादो नहीं लगे। और शत्रुघ्न सिन्हा जी नजर कब आते हैं, उनकी बेटी के फिल्म का प्रमोशन होगा तो वो पब्लिक के बीच में नजर आएंगे बेटी की फिल्म के प्रमोशन के लिए। आज तक किसी भी पब्लिक प्रोग्राम में माननीय संसद जी को हम लोग कभी नहीं देखे हैं। ना कभी पब्लिक का जो यहाँ रोड है या नाला है, कचरा है, जितना भी है कभी देखने नहीं आए ना सुनने आए। लेकिन इस बाबत जब बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा से सवाल किया गया तो उन्होंने इसे विरोधियों की साजिश करार दिया। एक तमाशा है, उसकी आप भी चिंता न करें और हम भी नहीं करें। सब पब्लिक जानती है और पब्लिक हमारे साथ है।
बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, लिहाजा उनके विरोधी साजिश रचने में जुटे हुए हैं। आंध्र प्रदेश में अलग तेलंगाना राज्य बनाने का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के बंटवारे के विरोध में कई मंत्रियों और विधायकों ने आज अपना इस्तीफा दे दिया। अलग तेलंगाना के विरोध में अब तक राज्य के 6 मंत्री सीएम को इस्तीफा सौंप चुके हैं। केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पुतले जलाए और यूपीए सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी विधायकों और सांसदों से अपनी पार्टियों से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों में शामिल छात्रों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने यूनाइटेड आंध्रा का नारा लगाया। रायलसीमा के कडप्पा, अनंतपुर, चित्तूर और कुर्नूल एवं तटीय आंध्र के विभिन्न हिस्सों में राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें डिपो से बाहर नहीं निकल पाई। केंद्र पर तेलंगाना पर आए फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए आज कई प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, जिनसे निपटने में पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र कन्नौज में गुंडों का राज है। कन्नौज में दबंगों ने दिन दहाड़े एक महिला की नाक काट दी और फिर उसके परिवार वालों की जमकर पिटाई भी की। घटना कन्नौज के कोतवाली क्षेत्र गंगूपुरा गांव की है। मामूली जमीनी विवाद के चलते एक महिला और उसकी बहन को गांव के ही 4 दबंगों ने घर में घुसकर उनको खूब बेइज्जत किया। तकरीबन 2 घंटे तक दबंग इस घर में परिवार के लोगों के साथ मारपीट करते रहे। इस बीच एक महिला बीच बचाव करने आई तो दबंगों ने उसकी नाक काट दी और दूसरी महिला के साथ भी अश्लीलता और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। रोते बिलखते जब ये महिला कोतवाली पहुंची तो पुलिस ने लोगों की एक नहीं सुनी। पीड़ित लोगों ने इंसाफ के लिए कोतवाली में ही डेरा डाल दिया। तब जाकर पुलिस ने इनकी सुध ली और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस के मुताबिक मामूली जमीनी विवाद के चलते ही आरोपियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। हमारे साथ आप लड़की खेते ले जा रहे थे तो हम लोग घर वाले गिरे तो हम लोगों ने कुल्हाड़ी और बंदूकों नली बटों से मारा। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकी के 3 आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। यूपी में गुंडों का राज आ गया है और सरकारी अफसरों की हो गई है शामिल। आईएएस दुर्गा शक्ति का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि समाजवादी पार्टी की गुंडों से तंग आकर मथुरा में एक सब इंस्पेक्टर ने दे दी है इस्तीफे की धमकी। ये है मथुरा के थाना बलदेव में तैनात सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह की माने तो उनको समाजवादी पार्टी से जुड़े दबंगों ने परेशान कर रखा है। एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सत्ता की हनक के चलते समाजवादी पार्टी से जुड़े गुंडों ने सरेराह सब इंस्पेक्टर की पिटाई भी की और आगरा जिला पंचायत के सदस्य विष्णु प्रधान भी शामिल था। इतना ही नहीं, जो हमलावर उन्होंने दबोचे थे उनको भी छोड़ दिया गया। शैलेंद्र की माने तो जब वे अपने मामले में कार्रवाई के लिए डीआईजी ऑफिस गए तो वहां भी आरोपी विष्णु प्रधान पहले से ही मौजूद था। क्योंकि आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए पुलिस विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आलम यह है कि यूपी पुलिस का यह जाबाज पुलिस वाला अब विभाग छोड़ने की तैयारी कर रहा है। तो पीछे से आवारा जैसे लड़के हॉर्न बजाते हुए वैसे हॉर्न बजाते बहुत तेज स्पीड में आए, क्योंकि उनके आगे एक स्कूटी पे 2 बच्चियां सवार होकर जा रही थी। वो बेचारे आगे आगे भाग रही थी, ये पीछे से उनका पीछा कर रहे थे। इसी चक्कर में उन्होंने मेरी गाड़ी में टक्का मार दी। हम लोग डिवाइडर से टकरा के गिर गए। इसका नाम विष्णु प्रधान है। वो अपने 8-10 साथियों लेके आ गया। वो आते ही उसने हम दोनों भाइयों पे हमला कर दिया। यूपी में समाजवादी सरकार के 1.5 साल के शासनकाल में समाजवादी गुंडों ने जिस तरह से आम लोगों का और सरकारी अफसरों का जीना मुहाल किया है, उससे सीएम अखिलेश की कार्यकुशलता पे सवाल उठने लगे हैं। दिल्ली पुलिस के एक विज्ञापन को लेकर बवाल मचने के बाद आज पुलिस ने इस विज्ञापन को वापस ले लिया है। विज्ञापन वापस लेने के साथ ही दिल्ली पुलिस ने इस मामले में खेद भी प्रकट किया है। दिल्ली पुलिस ने 2 दिन पहले अखबारों में एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में लिखा था कि बच्चे को जल्द से जल्द प्याज काटना नहीं सिखाओगे तो कोई गला काटना सिखा देगा। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस बारे में दिल्ली पुलिस से विरोध दर्ज किया था। बाल संरक्षण आयोग का कहना था कि इस विज्ञापन से ऐसा लग रहा है कि दिल्ली पुलिस ये कहना चाहती है कि सभी बच्चे अपराधी हैं और अगर उनको प्याज काटना और दूसरा काम नहीं सिखाया जाएगा तो वो अपराधी बन जाएंगे। आयोग ने दिल्ली पुलिस के इस विज्ञापन पर जवाब तलब किया था। दिल्ली पुलिस ने ये विज्ञापन युवा ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जुटाए जा रहे फंड को लेकर छपवाए थे। अपनी गलती का एहसास होने के बाद दिल्ली पुलिस ने खेद प्रकट करते हुए विज्ञापन वापस ले लिए। दिल्ली पुलिस के इस विज्ञापन में 64 बेघर बच्चों को मुक्त करवाए जाने और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही पुलिस की तरफ से 11 बच्चों को नौकरी दिलवाने का दावा भी इस विज्ञापन में किया गया है। उत्तरी कश्मीर के हफरूदा जंगलों में पिछले 80 घंटों से जारी है मिलिटेंट और सेना के बीच भीषण मुठभेड़। दोनों ओर से हो रही फायरिंग में जहां 5 मिलिटेंट मारे गए, वहीं सेना के 3 जवान भी घायल हो गए।
उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा इलाके में नियंत्रण रेखा के करीब सेना ने पिछले 3 दिन से आतंकी की घुसपैठ रोकने के लिए मुहिम चला रखी है। इस घुसपैठ रोधी अभियान के तहत आज तीसरे दिन भी सेना ने हथियारों से लैस 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना के मुताबिक हाफरूदा वन्य इलाके में LOC के करीब शुरू किए गए अभियान में 4 आतंकी मारे गए। सेना के मुताबिक इस अभियान में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में पिछले 72 घंटों के दौरान सेना ने आतंकी घुसपैठों की कोशिश को नाकाम करते हुए 9 आतंकियों को मार गिराया है। पिछले एक हफ्ते में अगर देखा जाए तो केवल कुपवारा जिले में ही सेना के साथ मुठभेड़ में 11 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि हफरूदा और लोलाब में मुठभेड़ अभी भी जारी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। नदियों में उफान की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। बेतवा में बाढ़ आने की वजह से राज्य की विदिशा, कुरवाई, सिरोंज, अशोकनगर, उदयपुर समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। इन इलाकों को बाहरी इलाकों से जोड़ने वाली सभी सड़कें पानी में डूब गई हैं, जिससे इलाकों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। बेतवा पुल से 5 फीट ऊपर बह रही है और बसों ट्रकों की लंबी कतारें लगी हैं। बसों में बैठे यात्री नदी का पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के कई इलाकों में पारासरी नदी का पानी बस्तियों में कहर बरपा रहा है। इलाके के सभी घरों में पानी भर गया है। शहर में से पानी ऐसे बह रहा है जैसे नदी शहर के बीचों बीच बहने लगी हो। कई इलाकों में आधे से ज्यादा मकान पानी में डूब चुके हैं। भारी बारिश की वजह से पूरे विदिशा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भी ऐसी भारी बारिश की चेतावनी दी है। दिल्ली से सटे गुड़गांव में BBA छात्र ने प्यार में मिले धोखे के बाद किया सुसाइड। मरने से पहले सुसाइड नोट में प्रेमिका और दोस्तों को ठहराया मौत का जिम्मेदार। 24 साल के BBA स्टूडेंट दिनेश पीलवाल ने पंखे से लटक कर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। सुसाइड करने से पहले दिनेश ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि कॉलेज में जो लड़कियां प्यार करती हैं, 100 में से 99% लड़कियां सेक्स करती हैं और अपने परिवार वालों को धोखा देती हैं। किसी से प्यार मत करना, वरना मेरी तरह हाल होगा और खुदकुशी करनी पड़ेगी। आस पड़ोस के लोगों को जब घर से बदबू आने लगी तो लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जब कमरा खोला गया तो कमरे में पंखे से दिनेश का शव सड़ी गली हालत में लटका हुआ मिला। पुलिस के मुताबिक दिनेश की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। दिनेश ने सुसाइड नोट में अपनी प्रेमिका समेत 3 और दोस्तों का नाम लिखकर उन्हें ही मौत का जिम्मेदार ठहराया है। गुड़गांव पुलिस ने दिनेश की प्रेमिका समेत 4 लोगों के खिलाफ IPC की 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस मामले की बाकी पहलुओं की जांच कर रही है।